नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना डीएफसीसीएल का पेपर रहेगा, तो पेपर नंबर 6, पेपर सेट नंबर अपना 6 रहेगा। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दो लंबे समानांतर को एक दूसरे के 10 mm दूरी पर रखा गया है, जिससे 150 एम्पीयर करंट प्रवाहित होती है। हर एक की प्रति मीटर लंबाई पर बल क्या होगा? तो बल बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁻⁰I1I2/r। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे 2 × 10⁻⁷ गुणा 150 × 150 आपकी 10 × 10⁻30। इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका आएगा 45,000 × 10⁻5। और इसका टोटली सॉल्यूशन करोगे तो वो आ जाएगा आपका 0.45 न्यूटन आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। फिर अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का, एक प्रतिरोध है जिसका एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का प्रतिरोध, एक होता है एक है आपका 15 ओम यानी 15 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों समांतर में जुड़े हैं तथा इस संयोजन को 12 ओम के साथ में सीरीज के साथ में जुड़े हैं, तो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। एक आपका 10 ओम का दिया हुआ है, एक आपका 15 ओम का, दोनों को समांतर है, तो इन दोनों को पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। तो पहले आपका पैरेलल सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर। बोल रखा है कि सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो एक बार ये ऊपर में आपका मल्टीप्लाई होता है और एक में आपका इन दोनों का योग होता है, यानी 10 + 15 कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 25। ये आपके हो गए 5 2 10 और 5 5 25 और 5 3 15। तो ये हो गया आपके 6। ये सीरीज पैरेलल वाला है, इसका आ गया आपका 6 ओम और 12 ओम कितने होते हैं? ये हो गए आपके टोटली 18 ओम रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी 18 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 5 मिनट में 1.5 किलोवाट का हीटर है, तो उपयोग की जाने वाली ऊर्जा बतानी है, ऊर्जा की वैल्यू बतानी है। तो ऊर्जा बराबर हो जाएगी आपकी मिनट के अंदर दिए गई है। तो ऊर्जा किसके अंदर बतानी है आपको? ऊर्जा होती है वो, जैसे आपकी 1.5 दिया गया किलोवाट को वाट के अंदर चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 हो गया आपकी मिनट, और इसको सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 60 के अंदर गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4,50,000 जूल। ये आ गया आपका इसका ऊर्जा आ गई 4,50,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक इलेक्ट्रिक मोटर में शोर का कारण, इलेक्ट्रिक मोटर में शोर का क्या कारण हो सकते हैं? शोर के कारण हो सकते हैं आपके चुंबकीय प्रभाव, दोषपूर्ण बियरिंग और कम हवा कूलिंग। ये सारे कारण आपके इलेक्ट्रिक मोटर में शोर के कारण हो सकते हैं, ज्यादातर आपके बियरिंग होते हैं। फिर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेटर तथा रोटर एमएमएम के मध्य संबंध क्या होगा? तो यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के मध्य, ये आपका स्टेटर और रोटर के मध्य मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का संबंध है, उसके मध्य क्या होगा? तो वो होता है आपका 0। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। होरनगेव थायराइड ऑक्साइड फिल्म, ये किसके नाम है? ये आपके लाइटिंग अरेस्टर के ही दूसरे नाम है। क्या? होरनगेव थायराइड ऑक्साइड फिल्म, ये आपके लाइटिंग अरेस्टर के ही दूसरे नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जमीन से स्टे इंसुलेटर की ऊंचाई, जमीन से अपन स्टे इंसुलेटर लगाते हैं उसकी ऊंचाई कितनी रहती है? जैसे कि ये आपका पोल हो गया, इसके अंदर से आपके स्टे इंसुलेटर लगाते हैं, तो वो आपकी जमीन से यहाँ स्टे इंसुलेटर लगाते हैं, तो ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 3 मीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग में अर्थिंग फिट किससे कम नहीं होना चाहिए? तो वो नहीं होना चाहिए आपके 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है। कितने वोल्ट से ऊपर खतरे का निशान लगाना जरूरी है? तो वो है आपका 250 वोल्ट से ऊपर अपन खतरे का निशान लगाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक अतिरिक्त उच्च तनाव केबल को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त उच्च तनाव केबल को कहा जाता है आपकी प्रेशर केबल, यानी प्रेशर केबल, दबाव केबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11। स्पार्किंग तब होता है जब सर्किट बंद होता है क्योंकि लोड अधिक है किसका? यानी सीधा सा बात है, स्पार्किंग किसके कारण होता है? तो स्पार्किंग होता है आपका इंडक्टिव लोड के कारण। ज्यादातर आपका इंडक्टिव यानी प्रेरकत्व के कारण ही स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग का कारण ही प्रेरकत्व होता है, क्योंकि ये आपका क्या करता है? इंडक्टेंस करंट फ्लो होने का विरोध करता है, यानी करंट के अंदर जो चेंजिंग होते हैं उसका चेंज होने का विरोध करता है, चेंज होने का अपोज करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12। 11 केवी केबल के लिए ट्रेस
की वांछित गहराई कितनी रहनी चाहिए। 11 केवी के लिए ट्रेंच की वांछित गहराई वो रहनी चाहिए आपकी 0.9 मीटर। कितनी रहनी चाहिए? 0.9 मीटर। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 13, छत का पंखा किसका उदाहरण है? ओपन लूप का है, क्लोज लूप का? तो छत का पंखा है वो आपका ओपन लूप सिस्टम का उदाहरण है। किसका? ओपन लूप सिस्टम का। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। अब ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइन वेव 200 साइन 100 पाई टी वोल्ट है, औसत आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो औसत आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? औसत एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आपका वीएम अपॉन पाई। तो वीएम अपन को दे रखा है, वीएम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होता है? वीएम, ये ऐसे तो होता है वीएम साइन ओमेगा टी। तो आपकी यहाँ पे वीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। तो 200 बटे पाई की वैल्यू, पाई का मान होता है आपका 3.14। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा आपका 63.66 वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन डायोड में रिवर्स लीकेज धारा जर्मेनियम डायोड की तुलना में क्या होती है? ज्यादा, कम होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? तो सिलिकॉन डायोड में रिवर्स लीकेज धारा जर्मेनियम डायोड की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एसी से डीसी प्राप्त की जाती है, यानी एसी से डीसी को किसके थ्रू अपन कन्वर्ट करते हैं? एक तो करते हैं अपन मोटर जनरेटर सेट से, एक करते हैं आपका मरकरी आर्क रेक्टिफायर से, एक करते हैं आपका सिलिकॉन डायोड से। यानी रेक्टिफायर सर्किट से भी करते हैं और मोटर जनरेटर सेट से भी करते हैं और सिलिकॉन डायोड से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेवल क्रेनों के मामले में बूम होएस्ट के लिए पसंद की जाने वाली मोटर, यानी अपन को सीधी सी बात है, हाईएस्ट टॉर्क प्राप्त करने के लिए कौन सी मोटर काम में ली जाती है? तो वो ली जाती है आपकी अच्छी टॉर्क वाली, यानी स्टार्टिंग अच्छा टॉर्क किसका रहता है? उच्च। तो वो रहता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क उच्च रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मोटर परिपथ में स्थैतिक आवर्ती परिवर्तकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका मोटर परिपथ में स्थैतिक आवर्ती परिवर्तकों का मतलब परिवर्तकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है आपका स्पीड रेगुलेशन के लिए, गति परिवर्तन के लिए अपन ये करते हैं आपका स्थैतिक आवर्ती परिवर्तकों को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19, ऋणात्मक फीडबैक के साथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अभिलक्षण का समीकरण क्या है? यानी ऋणात्मक फीडबैक के लिए बताना है तो वो होता है आपका 1 प्लस GSHS बराबर 0, यानी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है आपकी 1 प्लस GSHS बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोस ओमेगा टी का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है? तो कोस का होता है वो होता है s बटे s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट इंपल्स सिग्नल कौन सा होता है? यूनिट इंपल्स सिग्नल किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका इवन सिग्नल के अंतर्गत आता है, यानी सम संकेत के अंदर आता है आपका यूनिट इंपल्स सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी प्रणाली मेमोरी लेस होती है? यानी कौन सी प्रणाली होती है जो आपकी मेमोरी लेस होती है? तो वो होती है आपकी स्टैटिक सिस्टम। कौन सी होती है? स्टैटिक प्रणाली होती है, वो आपकी मेमोरी लेस प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 23, एक टाइम बेस्ड यानी टाइम स्केल्ड प्रणाली होती है, टाइम स्केल्ड प्रणाली कौन सी होती है? वो होती है आपकी डायनेमिक प्रणाली होती है। कौन सी? डायनेमिक सिस्टम वाली प्रणाली होती है, वो होती है आपकी टाइम स्केल्ड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 24, एक्स एन बराबर वाई एन बराबर एक्स कोष्टक माइनस के एन कौन सी प्रणाली है? यह है आपकी टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम के अंदर आपका क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, तो वो हो गई आपकी टाइम इनवेरिएंट प्रणाली। कौन सी होगी? टाइम इनवेरिएंट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वाई टी बराबर एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस 5 ये कौन सा सिस्टम है? तो ये सिस्टम आपका कोजल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कोजल सिस्टम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।